डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन में इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसको बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी कोई भी क्लास आप मिस ना करें। ठीक है जी। अच्छा देखें, साउंड का अगर ऑप्शन प्रॉब्लम आ भी रहे तो वी आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स एंड आई विल अपलोड इट। तो इंशाल्लाह आपको अगर अभी फिलहाल इशू भी होता तो इंशाल्लाह वो आप दोबारा सुन सकते हैं, उसमें आपको इशू नहीं होगा। ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट किस लिए बनती है इसके ऊपर हमारी बात होगी जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा। इट कैन बी जस्ट फॉर रिपोर्ट द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, फिजिबिलिटी स्टडी, एकेडमिक और रिसर्च पर्पस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये बताएगा कि रिपोर्ट्स क्यों बनाई जाती हैं। इसकी बात है व्हाट आर द प्रिपरेशन और प्लानिंग स्टेप्स और स्टेजेस बिफोर राइटिंग रिपोर्ट्स, कि भाई किन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। स्टेज 1 हो गया था। What are the preparation or planning steps or stages before writing reports? ठीक है जी। जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो आपको किन स्टेप्स से गुजरना होता है। ठीक है। नंबर वन इज बी श्योर व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखें, सबसे पहले ना हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। कोई भी हम अगर काम करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस हमें अपनी रीज़न का नहीं पता कि हम वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर हमारी सारी एफर्ट्स क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज़ कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस। कोई भी हम काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वी मस्ट नो द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग। स्टेज नंबर 1 है बी श्योर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। क्लैरिफाई द रिपोर्ट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप। At the very outset, it is essential for the report writer to be crystal clear about the exact scope of the report. For example, does the report require the presentation of the findings of an investigation only, or have also been requested? यानी दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 में क्या होगा, आपसे सिर्फ मांगे जाएगी इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर आपको डिटेल देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्ट नंबर 2 क्या हो सकता है? रिपोर्ट नंबर 2 ये हो सकता है कि आपसे उन्होंने रिकमेंडेशंस भी मांग ली हों कि आपका जो ये इशू है, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो नंबर स्टेज 1 है बी श्योर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब क्या चाहिए? नंबर 1, हमारी रिपोर्ट से मकसद क्या है, क्या हम मकसद हासिल करना चाहते हैं, ये हमें बिल्कुल जहन में होने चाहिए। बिफोर वी आर गोइंग टू राइट एनी रिपोर्ट, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम हमसे सामने वाला जो रिपोर्ट लिखवाने वाला है वो चाहता क्या है। नंबर 1। नंबर 2, ऑडियंस एनालिसिस। It is also effective to identify and analyze your audience before starting. हमारी रिपोर्ट जाएगी किसके पास? बच्चों के पास जाएगी, जवानों के पास जाएगी, बड़ों के पास जाएगी, सीनियर के पास जाएगी, जूनियर के पास जाएगी, हमारे कॉम्पियर्स यानी कि हमारे बराबर वाले लेवल के लोगों के पास जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, कि किसके पास आपकी रिपोर्ट जानी है। क्लैरिफाई द रिपोर्ट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस। Audience analysis. It is also effective to identify and analyze your audience before starting. Each audience has a unique needs, so you require exploring them, their level of understanding, position, age, attitude, etc. देखें जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और आपसे बड़ों को भी पढ़ाता हूँ। तो जब मैंने जो सबसे छोटी क्लास अपनी लाइफ में पढ़ाई है वो क्लास 4 पढ़ाई है, क्लास 4। एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास आई हैव एवर फेस्ड। क्लास 4 के बच्चे होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आती है, और मैं जिस स्कूल में था वो मारना भी मना था, तो बहुत मुश्किल हो गया था बच्चों को पढ़ाना। सबसे बड़ी क्लास जो मैंने पढ़ाई है वो 16 स्टैंडर्ड यानी कि मास्टर्स फाइनल ईयर मैंने पढ़ाया, और व्हाट आई बिलीव दैट इट वाज द मोस्ट इजी टास्क टू टीच देम। ठीक है जी। उसमें ये कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं
तो सबसे बड़ी, जितनी बड़ी क्लास को आप पढ़ाएंगे उतना ईजी रहेगा, क्योंकि उनको ये बोलना नहीं पड़ता खामोश हो जाओ, बहुत तवज्जो से वो पढ़ते हैं ना बच्चे। उनको बड़े होते उनको पता होता है कि हमने कॉस्ट पे की है और इस बंदे को हमने निचोड़ के देखे, तो ये उनकी अप्रोच होती है बड़ों की ना। खैर, तो अब इसमें क्या है कि भाई आपने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे। आपको पहले सामने वाले का स्टैंडर्ड चेक करना होगा। जब आप सामने वाले का स्टैंडर्ड चेक कर लेंगे तो उस इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बात करेंगे। ठीक है जी, उस लैंग्वेज में बात करेंगे जो कि उसके समझ में आ जाए। ऐसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो उसके समझ में ना आए। तो यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। अच्छा जी, सिमिलरली उनकी पोजीशन क्या है। देखिए, जब आप जिस बंदे से बात करें उसकी पोजीशन देखकर भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी, their level of understanding, position, age, attitude all play a major role in determining your guideline. Their requirements can be variable due to the relevance of the report to them. There can be following three types of audience. तीन तरह की audience हो सकती है basically ना। Primary, people have to act or make decisions on the basis of the report. People who have to act or make decisions on the basis of report. अच्छा जी, प्राइमरी में क्या है, जो लोग हैं बेसिकली, प्राइमरी लोग कौन होते हैं, वो लोग जिन्होंने फैसला करना होता है किसकी बुनियाद पर, रिपोर्ट की बुनियाद पर। तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। नंबर टू, सेकेंडरी, पीपल अफेक्टेड बाय एक्शंस ऑफ प्राइमरी ऑडियंस, यानी वो लोग जिन पर असर होगा फैसलों का। मैंने फैसला किया, आप पर असर होगा। तो देखें, पहले नंबर पे वो लोग जो फैसला करने वाले, दूसरे वो लोग होगा जो उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे, यानी कि उनके काम में उन फैसलों की वजह से चेंज आ जाएगा। ओके, इमीडिएट पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द रिपोर्ट, गेटिंग इट टू द राइट पीपल। और वो लोग होंगे जो, थर्ड, इमीडिएट वो लोग होंगे जो उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग योर ऑडियंस आर हाउ मच बैकग्राउंड विल ऑडियंस नीड, कितना बैकग्राउंड, क्योंकि इंशाल्लाह आप कुछ ही वक्त के बाद हम देखेंगे कि हम कोई रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि बैकग्राउंड बताया जाता है उसका, कि भाई इसमें ये था, ये था, ये था। तो जब आप बैकग्राउंड बताएंगे तो इट कैरीज मच इंपॉर्टेंस। इसी तरह, डू वी नीड टू डिफाइन एनी टर्म वी आर यूजिंग, कुछ टेक्निकल टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेडिकल फील्ड में भी इस तरह की बहुत सी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसको इस तरह से डिफाइन करना होता है कि एक आम बंदा भी उसको समझ ले और उसको इसमें तकलीफ ना हो। ठीक है जी, इसके बाद व्हाट लैंग्वेज लेवल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ योर रीडर्स, यानी कि जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इस बात को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो लैंग्वेज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा जो लेवल है लैंग्वेज का वो बेस्ट रहेगा आपके लोगों के लिए, जो बेस्ट सूट हो उनको और उनको बात आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ विजुअल एड्स शुड वी यूज, हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ विजुअल एड्स शुड वी यूज। विजुअल एड्स क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं, ये तमाम जो हैं इसमें आती हैं विजुअल एड्स में। तो असल में होता है ये कि समटाइम पिक्चर्स आर मोर एक्सप्लेनेटरी रेदर देन वर्ड्स। कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई तस्वीर दिखाते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उस चीज़ को अल्फाज से अदा करें। भाई अगर मैं कहता हूँ कि फला बंदा ज़ख्मी है और अगर वो उसको ज़ख्मी की
तमाम ज़ख्मों की अगर तस्वीरें दिखा दी जाएँ तो एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि वो कितना ज़ख्मी है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ज़ख्मी है, मेरे हिसाब से कम या ज़्यादा ज़ख्मी अलग होगा, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ज़ख्मी अलग होगा। तो हमें आइडेंटिफ़ाई नहीं होगा, ठीक है जी, लेकिन तस्वीरें जब हम दिखाएँगे तो बिल्कुल एक्चुअली वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे नज़दीक ज़्यादा ज़ख्मी ये है कि इसको एक ब्लेड से ये उँगली कट गई, मेरे लिए बहुत ज़ख्मी हो गया। आपके लिए बहुत ज़ख्मी का मतलब था कि पूरे जिस्म पर उसके चोटें ही चोटें हैं, कहीं से भी कोई जगह बाकी नहीं है। तो देखें, हर बंदे का ज़्यादा या कम का जो है ना अपना तनासब होता है। एक बंदे की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए लगती है और वो बोलता है भाई बहुत ज़्यादा हो गई मेरी सैलरी। दूसरा बंदा बोलता है सिर्फ 1 लाख बस। तो एक बंदे के लिए वो बहुत ज़्यादा थे, दूसरे बंदे के लिए वो बहुत कम थे। तो ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ क्या कर रही होती है, वैरी कर रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट विल द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर रिपोर्ट? ऑडियंस हमारी रिपोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो हमारी रिपोर्ट में चाहते क्या हैं कि उनको क्या देखने को मिले, क्या सुनने को मिले। ठीक है जी। डज द रीडर प्रेफर एवरीथिंग गिवन इन डिटेल और merely a brief presentation that अच्छा जी, वो नेट थोड़ा डाउन हो गया था तो देखें ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जरा प्लीज कंफर्म कीजिएगा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, आ तो रही है। ओके 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 ओके। कुछ देर के लिए मैं गायब हो गया था ना, इसलिए मैं बस ये टोटली डिपेंड्स ऑन नेट। कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देता है इंटरनेट में, ये अपने हाथ में नहीं है। मैंने दूसरी डिवाइस मंगाई थी। ओके यार, कोई अब्दुल रहमान को कॉल करके लड़कों समझा दो यार, वो बेचारा, वो उसको आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरी बिल्कुल ना। उसको समझाओ कि ज्वाइन विद ऑडियो करना होता है, तो ऑडियो का ऑप्शन शायद उसके समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप भाई हैं उनके, उसको समझाइए। अच्छा, तो आखिरी पॉइंट जो मैं बता रहा था, आखिरी पॉइंट ये था कि वो जो बंदा है उसको सिर्फ मेरे लिए डिटेल चाहिए थोड़ी बहुत, उसी से उसका काम हो जाएगा, या वो उसको डिटेल चाहिए, उसको कम चाहिए, मुख्तसर एक रिपोर्ट वो चाहता है, या वो एक जामे और तफसीली रिपोर्ट चाहता है। अब ये बात पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। कुछ लोग कम डिटेल चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चाहते हैं, कुछ लोग कम पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। नंबर टू, स्टेप नंबर टू, researching the relevant information. This stage is vital and important for effective outcome of the report. Information you gather, information you gather can be of two types: secondary, gathered and recorded by others, and primary, gathered and recorded by yourself. ठीक है जी। अब प्राइमरी होता है, डाटा दो तरह का होता है जो आप कलेक्ट करते हैं। आप में से तकरीबन बच्चों को स्टैट्स मैंने पढ़ाई है, तो मैंने आपको डाटा स्टार्टिंग में बताया था। डाटा डाटा दो तरह का होता है। एक डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं, उससे पहले वो डाटा कलेक्ट नहीं हुआ होता है। एक डाटा जो पहले से कलेक्टेड होता है। तो वो डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डाटा करते हैं, और वो डाटा जो पहले से कलेक्ट होता है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं इंटरनेट से, अखबारों से, किताबों से, उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। सेकेंडरी डाटा क्या है? बुक्स, इंटरनेट, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट एंड जर्नल्स। ये डाटा पहले से कैलकुलेट होता है, इसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी क्या होता है? क्वेश्चन, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड रॉ डाटा। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप खुद हासिल करते हैं। स्टेज थ्री, और स्टेज थ्री टू क्या था? रिसर्च करनी है आपने, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो रिसर्च करनी है। रिपोर्ट अभी बनी नहीं है, अभी आपने सोचा, उसके बाद आपने रिसर्च शुरू की। स्टेज नंबर टू में रिसर्च, और स्टेज नंबर थ्री क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या होता है? उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। पहले क्या, बाद में क्या, पहले क्या, बाद में क्या, दरमियान में क्या। उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है। उसको बहुत सारे तरीकों से वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है
क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत भी मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर विकीपीडिया, अब विकीपीडिया में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो गलत भी होती हैं। ठीक है जी, विकीपीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन किस तरह से होती हैं? वो इस तरह से होती हैं कि भैया वो जैसे एक मेरा बॉस था, मेरी उससे हट गई, मैंने उसकी तस्वीर डाली, मैंने उसके बारे में सारी हिस्ट्री बना बना के अपने पास से ठोक दी कि एक जालिम आदमी था, इसने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, ये वो। राज की बात बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड भी हो रही है। तो कोई भी बंदा विकीपीडिया पे किसी भी के बारे बंदे के बारे में भी कोई भी डिटेल लिख सकता है, इसमें कोई जो है ना मुमकिन नहीं। तो चेकलिस्ट टू ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन, अब इसमें क्या है? स्टार्ट विद द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड एंड विद द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। चेकलिस्ट क्या है? अब जब रिपोर्ट आप लिखना शुरू करेंगे, जितनी ज़्यादा जिस बात की अहमियत होगी, सुन रहे हैं ना आपको, जितनी ज़्यादा जिस बात की अहमियत होगी वो उतनी ही पहले आप लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। ये हटाना तो हटा दूँ, मैं सोफा हटा के बिछा लो सही। ठीक है, ओके। तो जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की वैल्यू वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, अच्छा जी। स्टार्ट विद द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग, सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग सबसे पहले लिखें, एंड एंड विद द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। और तमाम चीज़ें जॉट डाउन होंगी, पॉइंट वाइज होंगी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट से शुरू करेंगे और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर ख़त्म करेंगे। यूज़ क्रोनोलॉजिकल अप्रोच बिगिनिंग विद द व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड प्रोग्रेसिंग अंटिल द लास्ट। सबसे पहले वो लिखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिर में वो, के बाद है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच बिगिनिंग विद व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड प्रोग्रेसिंग अंटिल, भाई पहले क्या हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ। मिसाल के तौर पर आपने प्राइस चेंज करी, जब आपने प्राइस चेंज करी, उस प्राइस चेंज करने के बाद आपकी सेल गिरती गई गिरती गई गिरती गई। तो सबसे पहले आपकी फाइंडिंग अगर ये है कि भाई आपकी जो सेल में कमी आई है, डिक्लाइनिंग सेल की, बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो मार्केट रिपोर्ट आपसे मांगी गई है वो डिक्लाइनिंग सेल की मांगी गई है, कि आपका एक बिजनेस है और आपकी जो सेल है वो मुसलसल कम होती जा रही है। तो उसमें आपसे पूछा गया कि वाई योर सेल इज गेटिंग डाउन डे बाय डे। तो उसका जवाब आपने क्या देना है? उसका जवाब आपने ये देना है कि भैया प्राइस आपने बढ़ाई जबरन, और प्राइस बढ़ाने से आहिस्ता आहिस्ता आपके कस्टमर कटते गए, आपकी सर्विसेज उस हिसाब से अपग्रेड नहीं हो रही थी जिस हिसाब से आपकी प्राइसेस अपग्रेड हो रही थी, और इसकी वजह से ये नुकसान हो जाएगा। Use a chronological approach beginning with what happened first and progressing until the last. If appropriate, use a graphical structure, say for parts of the country or regional sites or the rooms space in buildings. ठीक है जी। अब ग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर कोई आप दे रहे हैं तो कंट्री का है या रीजन का है, साइट्स का है, फ्लैट का है, कमरों का है, प्रॉपर वो चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। स्टार्ट विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड डिटेल progressively what caused the event under investigation to take place। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है जी, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो इसका ताल्लुक उससे। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, गैस का कोई भी एक्सप्लोजन, अब उस पर रिपोर्ट बनी, क्यों हुआ? भाई सबसे पहली वजह शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह पानी की टंकी ऊपर थी, वहां से पानी रस रस के नीचे आ रहा था, वो पानी बिजली के तारों पर पड़ रहा था। एक और वजह, हवा चल रही थी, तार नंगे थे, वो कवर्ड नहीं थे और वो हिल रहे थे और एक दूसरे से टच हो गए, उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गई। ठीक है जी। तो देखें, शॉर्ट सर्किट की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। गैस एक्सप्लोजन, चूल्हा लीक था, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था बहुत टाइम से, और उसकी वजह से कोई गैस एक्सप्लोजन हो गया। आ रही ना बात समझ में? तो एक अकेली प्रॉब्लम की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है? जॉट डाउन करना है। अच्छा, लिस्ट करना है अपने ऑल पॉसिबल कॉजेज, जो पॉसिबल कॉजेज थे शॉर्ट सर्किट के हवाले से बता रहा हूँ, वो आप लिखेंगे पहले तो, और फिर उसमें से द मोस्ट लाइकली आपका कॉज है उसको आप हाईलाइट करेंगे कि भाई ये वजह बन गई, इसकी वजह से ऐसा
हुआ। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर योर थॉट्स and determine direction by arranging information related to introduction, explanation and terminal section. सबसे पहले आप बैकग्राउंड देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मेन बॉडी देते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। वन मोर डिस्कनेक्टिविटी। जी, आवाज आ रही है? आई होप आ रही होगी। अच्छा जी, स्टेज 4 कंपोजिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट। स्टेज नंबर 4 में आप क्या करते हैं, ड्राफ्ट आपने बनाना होता है, सारी बातें उसमें लिखते हैं और फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, सीक्वेंस, ये तमाम चीज़ें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टेज 5 आएगा। स्टेज 5 क्या है, सबमिटिंग द फाइनल ड्राफ्ट when satisfied with the quality of both your content and presentation। ठीक है जी। Submit your report to its named recipients। Destroy any preliminary draft that could confuse। Keep your original data filed safely। स्टेप नंबर 5 में क्या है कि भाई अपने डाटा को आप उसको फिर फाइनलाइज करें, उस रिपोर्ट को साइन करें, जिसको देंगे उसके नाम पर जमा कराएं और अपने पास उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। ठीक है जी, यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं पहले।